तो बेसिकली मैंने एमसीपीएस का एग्ज़ाम किया। ये मेंबरशिप होती है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की। दो कंपोनेंट्स इस एग्ज़ाम के। पहले फेज़ में ये रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे ही आप वो क्लियर करते हैं तो फिर अगले स्टेप में आपको जिसका मुश्किल पार्ट है क्लिनिकल और बी पार्ट एग्ज़ाम। ये मुश्किल कंपोनेंट है। 75% तो रिटन में पासिंग स्कोर है। क्लिनिकल कंपोनेंट ज़्यादा इसलिए मुश्किल है कि इसमें राउंड अबाउट 20+ प्रोफेसर्स का पैनल होता है जो आपको असेस करता है। ईमानदारी से काम करें, मेहनत के साथ काम करें और आपका जो गोल या विजन है अल्टीमेटली वो बड़ा होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स को बेसिकली जो लैगिंग कंपोनेंट है एक बच्चे की डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, उनके बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। कॉमन डिजीज़ के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, कॉमन वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। इसके साथ साथ उन्होंने अभी रिसेंटली 19 जनवरी को अपना MCPS का एग्ज़ाम पास किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने MCPS पास किया है और ये हमें बताएंगे कि MCPS की अच्छी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये चाइल्ड पेडिट्रिशियन भी हैं और कंसल्टेंट भी हैं और बच्चों को मेंटल हेल्थ के हवाले से जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में भी ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। आइए इनकी गुफ्तगू से जानते हैं कि ये हमें क्या बताना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद ज़की साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और आपने अभी रिसेंटली MCPS का एग्ज़ाम पास किया। सर, आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में इतना मुश्किल एग्ज़ाम कैसे पास किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इट्स ऑनर टू हैव हेयर कि मैं अपने बारे में और इस एग्ज़ाम के बारे में भी थोड़ा राय दे सकूँ अपनी। बेसिकली ये कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टरों की स्पेशलाइजेशन और क्वालिटी डॉक्टर प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। MBBS एजुकेशन को ग्रेजुएट एजुकेशन कहते हैं और उसके बाद ये पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हैं। 2 एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली जो ये CPS भी लेती है, इनमें एक MCPS का एग्ज़ाम और FCPS का एग्ज़ाम है। तो बेसिकली मैंने MCPS का एग्ज़ाम किया। ये मेंबरशिप होती है कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की। तो 2 कंपोनेंट्स इस एग्ज़ाम के। पहले फेज़ में ये रिटन एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे ही आप वो क्लियर करते हैं तो फिर अगले स्टेप में आपको जिसका मुश्किल पार्ट है क्लिनिकल और बी पार्ट एग्ज़ाम के लिए आपको जाना पड़ता है। तो ये मुश्किल कंपोनेंट है। 75% तो रिटन में पासिंग स्कोर है जस्ट थ्योरी में, जो कि वेरी हाई परसेंटेज है। आपको उसके लिए भी बड़ी एक फोकस्ड तैयारी के साथ ये निकलते हैं, अदरवाइज़ ये मुश्किल हो जाता है रिटन भी पास करना। क्लिनिकल कंपोनेंट ज़्यादा इसलिए मुश्किल है कि इसमें राउंड अबाउट 20+ प्रोफेसर्स का पैनल होता है जो आपको असेस करता है। तो मैंने इसके अंदर जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो यही थी कि सबसे पहले तो एग्ज़ाम के थीम को समझा था कि बेसिकली ये एग्ज़ाम है क्या, इसकी डायमेंशंस क्या है, वो हमसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कि किस तरह की पर्सनैलिटी एक डॉक्टर वो एक सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो जब ये चीज़ें पहले मैंने इसी के पे फोकस किया। जब एग्ज़ाम थीम और पैटर्न क्लियर होगा फिर उससे रेलिवेंट बुक्स की सिलेक्शन सेकंड स्टेप था। फिर थर्ड स्टेप के ऊपर जो अच्छे सीनियर्स थे जिनकी गाइडेंस के बगैर ये मुश्किल होता है इसको निकालना, तो उनको सिलेक्ट किया। फिर एक जब स्ट्रेटजी डेवलप होगी अल्लाह की मेहरबानी से तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया और ये फिर दोनों पार्ट जो हैं वो ईज़िली क्लियर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। सर, MCPS का जो क्लिनिकल कंपोनेंट है वो इतना मुश्किल क्यों होता है? बेसिकली इसलिए मुश्किल है कि उसके अंदर आपकी एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ उनकी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स जो आपकी है ना, प्रोफेशनल के MBBS या एक प्रोफेशनल स्किल्स हैं, ये डॉक्टरी एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, आम एग्ज़ाम से डिफरेंट होता है। तो उसके अंदर आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों इवेलुएट होती हैं एट ए टाइम। तो दोनों में वो आपको एक अप टू दी मार्क असेस करते हैं और ये सीनियर प्रोफेसर जो पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की जो ट्रेनिंग सुपरवाइज़र हैं वो आपको असेस करते हैं। तो इसीलिए ये कंपोनेंट टफ है क्योंकि इसके अंदर असेसमेंट क्राइटेरिया या स्ट्रेटजी जो CPSP पाकिस्तान की है वो वर्ल्ड क्लास रैंकिंग के अकॉर्डिंगली है। तो दैट्स वाई कि अगर आप उस रेलिवेंट थीम को समझ में के तैयारी करें तो फिर उस तरह का ये मुश्किल नहीं होता, फिर आप इसमें से इजीली निकल सकते हैं। लेकिन द प्रॉब्लम तब तक आता है जब तक आपको एग्ज़ाम का थीम या पैटर्न सही समझ में नहीं आता। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोरोना का जो पीरियड था ये एक आम इंसान के लिए तो ख़तरनाक और मुश्किलात से भरा हुआ था ही, लेकिन डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पे बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन थी। तो मेडिकल फील्ड में इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको फौरी तौर पे एड्रेस होने की ज़रूरत है?
कोरोना एक आपको पता है ग्लोबल पैंडेमिक सिनेरियो था, इसने पूरी दुनिया को एक चेंज करके रख दिया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कुर्बानियाँ देना पड़ी है वो हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को दी हैं, क्योंकि इस तरह का पैंडेमिक जो इस तरह की इंटेंसिटी का था वो पहले हम लोगों का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। कोविड के बाद तो फौरी तौर पे इसके अंदर हमसे डेवलप हुआ है कि जो इमीडिएट जो नीड डेवलप हुई है इसके अंदर के जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको इस तरह के चैलेंजेस के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए जो है ना वो अपग्रेड किया जाए। उसके अंदर जो डेफिशिएंट कंपोनेंट्स हैं, हमारे फ्लॉज हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उस तरह की प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप की जाए, उस तरह का जो रिसोर्स है वो ह्यूमन रिसोर्स और जो रेलिवेंट मशीनरी या व्हाट्सएवर जो आईसीयू केयर है उसको अपग्रेड किया जाए, ताकि इस तरह का अगर कोई पैंडेमिक हमें हिट होता है तो हमें साइकोलॉजिकली भी उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए और फिजिकली भी हमारे एज ए नेशन उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और उसके लिए जितने रिसोर्सेज हैं इट शुड बी अवेलेबल टू अस। सर वो क्या ऐसा तरीक़ाकार है जिससे हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं हम उनको ज़्यादा कैपेबल बना सकते हैं? सबसे पहले ये कि जो मोटिवेशन है कि आपका एम्बिशन, मैंने जो अपने ऊपर देखा है कि आपका जो गोल है, सबसे पहले कि आपका विजन सेट होना चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसके अंदर जो रेलिवेंट पाथवे या रास्ता है, मंजिल उसी रेलिवेंट आपकी डेस्टिनेशन की तरफ जो जाता है उस पर फोकस करें। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि आप अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनकी परफेक्शन का सोचें, जो है ना ईमानदारी से काम करें, मेहनत के साथ काम करें, और आपका जो गोल या विजन है अल्टीमेटली वो बड़ा होना चाहिए। जैसे प्रैक्टिकली अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी में जा रहे हैं तो जस्ट एग्ज़ाम पे फोकस ना करें, योर फोकस यू शुड बी अ बेस्ट डॉक्टर इन योर फील्ड, तो फिर उसी के साथ एग्ज़ाम भी निकल जाएगा और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम्स जितने भी हैं वो जस्ट आपको एक जॉब अच्छी दिलवा सकते हैं या किसी अच्छी सीट पे बिठा देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स जो है ना आपकी और आपका जो विजन है वो आपको प्रैक्टिकली लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। सर आपने अपनी ज़िंदगी में चाइल्ड हेल्थ के हवाले से और पेरेंटिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा पढ़ा है, इन टॉपिक्स को आपने क्यों चूज़ किया? पीडियाट्रिक्स चाइल्ड स्पेशलाइजेशन ये चूज़ करने की एक रीज़न ये थी कि जब डिजीज़ का मैं पैटर्न देखता था मुख्तलिफ, तो बहुत सारी एडल्ट मेडिसिन के अंदर डिजीज़ ऐसी थी जो जिनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा क्योर रेट नहीं था। जैसे डायबिटीज़ है, कॉमन एग्जांपल है कि ठीक नहीं होती, यू हैव टू मैनेज। इस तरह दिल की बीमारियां मुख्तलिफ हैं, ब्लड प्रेशर है, इनको हमें मैनेज करना पड़ता है। सही। तो मैंने पीडियाट्रिक्स को चूज़ किया कि एक तो बच्चों में जो इनोसेंस थी, फिर उनके अंदर जो रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट रेशो थी वो बहुत अच्छी थी, और बच्चा जब स्टेबल होता था तो उठ के खेलता था, बैठ के लिटरली बताएं तो उसकी फील आती थी बहुत ज़्यादा। तो ये मेरे लिए एक इनिशियल मोटिवेशन थी कि मुझे इसको एज ए कैरियर चूज़ करना पड़े पीडियाट्रिक्स को, इसलिए मैंने फिर इसको चूज़ किया। फिर आगे मैंने सोसाइटी में जब देखा माशरे के अंदर, तो पेरेंटिंग के कॉन्सेप्ट की जो आपने बात की अगर हम उसको देखें तो हमारे पेरेंट्स को बेसिकली जो लैगिंग कंपोनेंट है एक बच्चे की डेवलपमेंट क्या होती है, बच्चे की ग्रोथ क्या होती है, उनके बारे में कोई ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। कॉमन डिजीज़ के बारे में भी अवेयरनेस नहीं है, कॉमन वैक्सीनेशंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, डिजीज़ प्रिवेंशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है, स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में अवेयरनेस नहीं है, अगर कोई बच्चा स्कूल में लैग कर रहा है तो उसकी अवेयरनेस नहीं है। तो फिर मैंने अपना जो विजन या एम्बिशन है वो थोड़ा बड़ा किया, और मेरा थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ उसके अंदर ये कि जब हमारी जो एज ए कलेक्टिव सोच ये होना चाहिए कि एक जो हेल्दी फ़र्द है माशरे का, बच्चे को हम बना के एक हेल्दी फ़र्द बना के दे सकें अडल्ट लाइफ में, जब हो जाए वो फिज़िकली भी हेल्दी हो और मेंटली भी हेल्दी हो, ये गोल है। अब इस गोल को अचीव कैसे किया जा सकता है? 3 कंपोनेंट्स हैं। एक पेरेंट्स हैं जो जिनका बच्चे और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा कंपोनेंट डॉक्टर्स आ जाते हैं, दे शुड बी बेस्ट एंड ऑनेस्ट विद देयर प्रोफेशन एंड द किड्स दे आर ट्रीटिंग। थर्ड पे आपके टीचर्स आ जाते हैं। तो मैंने इसको इसलिए समझा है कि जब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके चलेंगे तो हम एक सक्सेसफुल जो एक मेंटली और फिज़िकली हेल्दी बेबी जो है ना माशरे को देने के काबिल हो जाएंगे। तो उसमें पेरेंटिंग और टीचिंग दोनों आ जाती हैं साथ साथ डॉक्टर के। जो अच्छा, बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हैं वो कौन सी हैं और उनका इलाज क्या है? बच्चों में ज़्यादातर कॉमन डिजीज़ ये सांस की बीमारियां, जैसे नमूनिया हो गया, डिहाइड्रेशन, डायरिया अगर रोटा वायरस की एक इन्फेक्शन होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइफाइड बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये जितनी भी एक जनरल अगर हम बात करें तो जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, EPI जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर जितनी भी डिजीज़ हैं सारी, ये मीज़ल्स हो गया, ये सारी मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं। तभी इन्हीं मोस्ट कॉमन डिजीज़ को सामने हमारा जो डाटा है, स्टैटिस्टिकल डाटा पाकिस्तान के अंदर, ये मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक डिजीज़ को उसको सामने रखते हुए एक EPI या इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम डेवलप किया गया। इसी में अभी टाइफाइड की जो कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, अभी रिसेंटली इसी वीक में अभी चल रही है, टिल 15 फ़ेब तक इसने चलना है। ये भी इसी का ही एक पार्ट है, जो कॉमन डिजीज़ है उनको वैक्सीनेशन से प्रिवेंट किया जा सके जो है ना।
सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि जो बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? मेंटल हेल्थ के अंदर बच्चों में अब अगेन वही बात जो हम इनिशियली पहले कर रहे थे कि बच्चों में मेंटल हेल्थ की डिजीज़ पहले हैं कौन कौन सी। ऑटिज़म बहुत कॉमन है बच्चों में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। ये जो डिजीज़ आपको अब इसके अंदर टीचर्स आपको कंप्लेन करेंगे, स्कूल परफॉर्मेंस। अब टीचर भी अगर अवेयर होगा, उसको इन डिजीज़ के पैटर्न के बारे में बताएगा, तो कम से कम वो बच्चों को स्क्रीन कर सकेगा कि ये बच्चे क्लास में स्कूल परफॉर्मेंस में लैग कर रहे हैं। फिर हम पीडियाट्रिशियन को वो रिपोर्ट करेगा जो उसका प्राइम फिजिशियन है। फिर ये साइकेट्रिस्ट, पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट जो हैं बच्चों के, वो उनको ड्रेस करेंगे उनके प्रॉब्लम्स को, उनको फिर एक स्पेशल एजुकेशन के थ्रू गुजार के, और साथ को मेडिकल ट्रीटमेंट थेरेपी चाहिए तो वो हम देंगे ताकि वो उस चीज़ को कोप कर सके, उसकी जो स्कूल परफॉर्मेंस है या उसकी जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। जो सर अगर हम पहले से लेके अब तक देखें तो मेंटल डिजीज़ जो है बच्चों में ख़ास तौर पे वो बढ़ गई हैं, इसकी वजह क्या है? क्या सोशल मीडिया इसकी एक वजह है? हाँ, अब बहुत ज़्यादा ये पैटर्न चेंज हो चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो मैंने इसको समझा है कि बच्चों के अंदर एक तो अर्ली स्कूलिंग है, फिर स्कूल के सिलेबस, अब मुझे इसका एग्जैक्टली नहीं पता कि एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है बच्चे में। मतलब एक बच्चा स्कूल में फ़र्ज़ जो हमारे पैटर्न चल रहा है 3 ईयर पे बच्चा स्कूल में जा रहा है, अब जिस स्कूल में जा रहा है उनका जो सिलेबस या टीचिंग मेथडोलॉजी है, क्या वो बच्चे को एज अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है बच्चे का उसको ज़हन में रख के बनाई गई है या नहीं बनाई गई। तो बहुत सारे स्कूल्स जिनके अंदर ये पैटर्न नहीं फॉलो होता, उसके अंदर डेफिनेटली वो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसको वो इम्पेयर करेगा। दूसरे नंबर पे जो आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी आजकल स्क्रीन एक्सपोजर उसका बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसकी जो प्राइम इम्पेयरमेंट होती है अर्ली स्क्रीन एक्सपोजर की, वो उसकी लैंग्वेज इम्पेयरमेंट है बच्चे की। ठीक है, वो उसकी स्पीच डिले हो जाएगी। ये पेरेंट्स को बड़ा, ये आजकल का हॉट टॉपिक है कि जितना अर्ली स्क्रीन एक्सपोजर, वैसे 2 ईयर से पहले स्क्रीन एक्सपोजर बच्चे को रिकमेंडेड नहीं है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर बच्चे को अर्ली स्क्रीन देंगे तो पहले जो कंपोनेंट उसका इफेक्ट होगा वो उसकी स्पीच डेवलप नहीं होगी, बच्चे की स्पीच में डिले हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर उसकी जो साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट्स हैं वो उसके बाद आएंगी। लेकिन अर्ली अगर स्पीच डिले है तो पेरेंट्स को इनिशियली देखना पड़ेगा कि उसकी जो मोबाइल की एडिक्शन है बेबी की या स्क्रीन एक्सपोजर है उसको वो ख़त्म कर सकें। सर हम पेरेंट्स को कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें? हाँ, पेरेंट्स को टाइम, जो आजकल का पैटर्न है लाइफस्टाइल का, सबसे पहले तो बच्चों को बच्चे की जो नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट और एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं ये पेशेंट को एजुकेट हमें करना पड़ेगा कि किस एज में बच्चा क्या क्या कर सकता है। ठीक है। अब जब ये चीज़ें पेरेंट्स को और टीचर्स को भी क्लियर हो जाएंगी, फिर वो बच्चे को एक वॉच करने के काबिल हो जाएंगे। अगर किसी कंपोनेंट में वो लैग कर रहा है बच्चा तो उसको टाइम पे पिक करे और टाइम पे उसके लिए कंसल्टेशन सीख की जाए ताकि वो बच्चा उस सिचुएशन से बाहर आ सके। ठीक है सर, कासिम अली शाह साहब के बारे में आप जानते हैं, उनके वीडियो लेक्चर्स भी आप सुन चुके हैं, उनके बारे में, उनके काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बड़ा ज़्यादा इनको सर कासिम अली शाह को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि पाकिस्तान में ये वाला जो कंपोनेंट था ये बहुत ज़्यादा इसकी स्पेस थी और डेफिशिएंसी थी। बल्कि ये प्रैक्टिकली, बल्कि ये इकबाल का एक शेर भी है कि जहाने ताज़ा की है ताज़ा अफकार से नमूद के संगो खींच से होते नहीं जहाँ पैदा। तो मुझे ये जो लगा ये उसकी प्रैक्टिकल एक स्टेप लिया गया जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी था और डेफिशिएंट भी था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद ज़की साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि चाइल्ड हेल्थ के हवाले से आपके जहन में जो सवालात होंगे उनके आपको जवाब मिले होंगे। इस उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द फिर हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।